lecture. So welcome to another lecture on Charak Samhita sponsored by Coronavirus. Today we are going to start with Siddhistan. Siddhistan is not taken by anybody. So what is Siddhistan? सिद्धि का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना. चरक जो है that is divided into different स्थान. फर्स्ट इज सूत्र स्थान, जिसमें प्रिंसिपल्स या जो भी चीजें यूज होने वाली हैं आगे चिकित्सा के लिए उसको सूत्र फॉर्म में बताया है, स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में बताया है. उसके बाद आता है निदान स्थान. निदान स्थान में अलग अलग रोग जो शरीर को ये करते हैं, बाधित करते हैं, तो उन रोगों में से जो 8 महागध है, महागध का मतलब ज्यादा डेंजरस या डेडली डिसीजेस, तो वो 8 महागधों को वर्णन किया है. उसके बाद विमान स्थान आता है. विमान स्थान में शरीर के अलग अलग भावों का और चिकित्सा में लगने वाले अलग अलग चीजों का विशेष वर्णन है. मतलब चिकित्सा और शरीर इसके अलग अलग भावों का विशेष वर्णन. विशेषेण मीयते ज्ञायते अनेन इति विमान स्थान. उसके बाद आता है शारीर स्थान. शारीर स्थान में चरक ने एम्ब्रियोलॉजी और गर्भोत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति इसका वर्णन किया है. साथ ही साथ संख्या शारीर अध्याय में संख्या शारीर मतलब शरीर में कौन कौन सी चीजें कितनी मात्रा या कितने नंबर्स में होती है उसका वर्णन किया है. तो शारीर स्थान. उसके बाद इंद्रिय स्थान. इंद्रिय स्थान, इंद्रिय स्थान में इंद्रिय मतलब इंद्रियों से ज्ञात होने वाले अलग अलग ऐसे चिन्हों का वर्णन किया है, ऐसे चिन्हों का वर्णन किया है जो व्याधि को साध्य या असाध्य बनाते हैं. उसके बाद चिकित्सा स्थान. चिकित्सा स्थान में अलग अलग रोग जिनका निदान और रोगों की चिकित्सा इसका वर्णन किया है. और फिर आता है कल्प स्थान. तो चिकित्सा स्थान में जो जो चीजों का ये बताया है, चिकित्सा बताई है पंचकर्म से, तो उस पंचकर्म के कल्प ज्यादा करके वमन विरेचन के कल्प स्थान में बताए हैं. और लास्ट में आता है सिद्धि स्थान. सिद्धि स्थान में पंचकर्म की सिद्धि या चिकित्सा की सिद्धि. चिकित्सा पूर्ण रूप से कब होती है? जब आप पंचकर्म की चिकित्सा करो, क्योंकि पंचकर्म दोषों का शोधन होता है. और हमने सूत्र स्थान में देखा है कि सबसे अच्छी चिकित्सा दोषों का शोधन है. अगर आप शमन करते हो, वो श्लोक अगर आपको याद होगा, दोषाः कदाचित कुप्यन्ते जीता लंघन पाचनैहि. मतलब शमन वाली चिकित्सा करोगे तो दोष वापस बढ़ने का चांस होता है, लेकिन अगर शोधन वाली चिकित्सा करोगे तो दोष फिर से नहीं बढ़ते, व्याधि जड़ से चला जाता है. तो पंचकर्म चिकित्सा में वमन, विरेचन, नस्य, अनुवासन और आस्थापन, ये 5 कर्म चरक ने बताए हैं. चरक ने रक्तावसेचन या ब्लड लेटिंग नहीं बताया. सुश्रुत ने और अष्टांग ने जरूर से रक्तावसेचन और ब्लड लेटिंग बताया है. और बस्ती में से दोनों बस्ती, अनुवासन और निरूह, इन दोनों बस्तियों को एक साथ ले लिया है. तो चरक ने बताए हुए पंचकर्म और सुश्रुत और अष्टांग ने बताए हुए पंचकर्म में फर्क है, अलग अलग है. ठीक है. तो सिद्धि स्थान में चरक ने बेसिकली वमन विरेचन की सिद्धि और बस्ती की सिद्धि बताई है. नस्य की सिद्धि चरक ने सिद्धि स्थान में नहीं बताई. अब हम चलते हैं सिद्धि स्थान के प्रयोजन पे कि सिद्धि स्थान लिखा क्यों गया है. चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में चरक ने, सूत्र स्थान में एक चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय था, तो चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में चरक ने वमन विरेचन के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया है, लेकिन वो
वमन विरेचन के बारे में है। तो सिद्धि की चिकित्सा या सिद्धि में प्राभृत, प्राभृत मतलब एक्सपर्ट, तो चिकित्सा में सिद्धि में बस्ती में एक्सपर्ट कैसे हो, इस पे मेन फोकस है। तो पहले चिकित्सा स्थान उन्होंने बता दिया, फिर कल्प स्थान बता दिया जिसमें अलग अलग वमन विरेचन के कल्प और वमन विरेचन कैसे होता है वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने सिद्धि स्थान पे बस्ती पे फोकस किया। अब योग्य सिद्धि के लिए पूर्व योजना करना जरूरी है। व्हाट इज पूर्व योजना? पूर्व योजना मतलब प्लानिंग। पूर्व योजना का मतलब है प्लानिंग, जो इंडिया में ज्यादा करके नहीं होती, राइट। तो ध्यान देने जैसी चीजें, जैसे कितना डोज देना चाहिए, घृतपान कब करना चाहिए, वमन और विरेचन में अंतर कितना रखना चाहिए, दिस ऑल कम्स इनटू प्लानिंग। कि अगर उत्तम शुद्धि हो तो 5 दिन का या 7 दिन का अंतर रखो, मध्य शुद्धि हो तो वमन और विरेचन के बीच में 3 दिन का अंतर रखो। तो ये सब है, ये चिकित्सक के दिमाग में प्लानिंग पहले से होना चाहिए, पहले से ही इस सब का प्लान होना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान देने जैसी बहुत सी चीजें सिद्धि स्थान में बताई हैं। वमन और विरेचन को इन्होंने चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय और कल्पस्थान, इन दोनों में ऑलरेडी बहुत सारा कवर कर लिया है। तो इसीलिए सिद्धि स्थान में बस्ती पे ज्यादा जोर है, पूरा जो फोकस है वो बस्ती पे दिया गया है। अब बस्ती पे क्या क्या फोकस दिया गया है, बस्ती के द्रव्य कौन से होने चाहिए, बस्ती प्रिपेयर कैसे करनी चाहिए, बस्ती कब देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, विरेचन के बाद देनी चाहिए या वमन के बाद देनी चाहिए, बस्ती के फायदे क्या क्या हैं, बस्ती जब बनाते हैं तो बस्ती नेत्र कैसे होना चाहिए, बस्ती पुट उसमें दोष क्या क्या आते हैं, बस्ती पुट में दोष क्या क्या आते हैं, तो इस बारे में, बस्ती दाता में दोष क्या क्या आते हैं, बस्ती कितने स्पीड से देनी चाहिए, तो इस बारे में सिद्धि स्थान में ज्यादा वर्णन है। साथ ही साथ बिकॉज उत्तर बस्ती इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बस्ती, और उत्तर बस्ती का उन्होंने योनि व्यापक चिकित्सा में बहुत सारा वर्णन किया है कि उत्तर बस्ती किसको देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कौन कौन से रोगों में देनी चाहिए, वो वर्णन योनि व्यापक चिकित्सा में किया गया है। तो बस्ती, उत्तर बस्ती चरक ने मानी है, लेकिन वो उसने अनुवासन बस्ती के अंडर ले ली है। तो इसीलिए उत्तर बस्ती और उसके दोष और उत्तर बस्ती कैसे देते हैं उसका भी वर्णन सिद्धि स्थान में किया गया है। तो सिद्धि स्थान हम जब पढ़ेंगे तो हम पूरे पूरे श्लोक नहीं पढ़ेंगे। What we will do is we will keep the rules separate and the लक्षण separate। रूल्स को हम अलग रखेंगे और लक्षणों को अलग रखेंगे। तो रूल्स में हम रूल्स एज अ टेक्स्ट पढ़ेंगे, श्लोक नहीं पढ़ेंगे, और जो लक्षण है उन लक्षणों के श्लोक मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्नेहन स्वेदन। स्नेहन स्वेदन उन्होंने सूत्र स्थान में स्नेहाध्याय और स्वेदाध्याय में ऑलरेडी वर्णन किया हुआ है, तो यहाँ पर उसका ज्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन स्नेहन स्वेदन की प्लानिंग और स्नेहन स्वेदन के फायदे इन्होंने यहाँ बताए हैं। अब ये पुनरुक्ति दोष है क्या कि स्नेहन स्वेदन के फायदे उन्होंने स्नेहनाध्याय में भी बता दिए और स्वेदनाध्याय में भी बता दिए, उसके बाद वापस से उन्होंने स्नेहन स्वेदन के फायदे सिद्धि स्थान में भी बता दिए। तो ये पुनरुक्त दोष नहीं है। उसका कारण ये है कि वो जो अध्याय है वो अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़ बल संपूरिते, तो सिद्धि स्थान जो है ये पूरा दृढ़ बल ने लिखा है, और उसको ऐसा लगा होगा कि यहाँ विषय के अनुसार बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑन द सेम टॉपिक, हम वापस यहाँ मेंशन करेंगे तो रीडर्स को फायदा ही होगा। तो स्नेहन और स्वेदन ये मिनिमम 3 दिन करना है, मिनिमम 3 दिन स्नेहन या स्वेदन और स्वेदन करना है। स्वेदन किस किस को नहीं करना है ये उन्होंने स्वेदाध्याय में ऑलरेडी बता दिया है, जैसे अतिसार में स्वेदन नहीं करना है, प्रमेहन में स्वेदन नहीं करना है। तो जिस जिस व्याधि में ऑलरेडी बहुत सारा शरीर से जलीयांश बाहर निकल गया है उनमें स्वेदन नहीं करना है।
या जो कृश हैं, जो अबल हैं, जो गर्भिणी हैं, वृद्ध हैं, बाल हैं, उनको स्वेदन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनमें अब धातु या जलीय अंश पहले से ही कम होता है। स्नेहन आप सबको करेंगे चलेगा, स्नेहन किसको नहीं करना है? जिसको आम है या जिसको ओवर न्यूट्रिशन की वजह से गृहणीय रोग है, तो उसको स्नेहन नहीं करना है। बाकी सबको आप स्नेहन कर सकते हैं। तो स्नेहन और स्वेदन जो है वो मिनिमम 3 दिन करना है, याद रखिए। मिनिमम 3 दिन स्नेहन और स्वेदन करना है। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में 3 दिन का मिनिमम स्वेद और 7 डेज का मिनिमम स्नेहन स्वेदन किस लिए हेल्प करेगा? पैकेजेस डिसाइड करने के लिए। तो पुराने जमाने में हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि रोगी के बलाबल से और रोग के बलाबल से डिसाइड होती थी। आज की तारीख में हीन शुद्धि, मध्यम शुद्धि और उत्तम शुद्धि ये रोगी के पॉकेट से डिसाइड होती है कि अगर आपको पूरा चीज 7 दिन में कवर करना है तो हमारा ये पैकेज है, अगर आपको पूरे 21 दिन का पैकेज करना है तो हमारा ये पैकेज है। तो मिनिमम 3 डेज का स्नेहन स्वेदन एडवाइस किया है। चरक वॉज ऑल्सो प्रैक्टिकल, तो इसीलिए उन्होंने जिसको ज्यादा समय नहीं है या जिसके दोष ज्यादा बढ़े हुए नहीं है तो उनके लिए 3 दिन का स्नेहन स्वेदन एडवाइस किया है। मैक्सिमम अगर किसी के दोष पूर्ण रूप से बढ़े हुए हैं या जो कहता है मुझे पूरा साफ करवा लेना है, तो उसके लिए 7 दिन का स्नेहन स्वेदन एडवाइस किया है। अब 7 दिन के बाद स्नेहन कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहिए? ध्यान रखिए, स्नेहन कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। स्वेदन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन स्नेहन स्वेदन हम एक साथ देते हैं, तो इसीलिए स्नेहन 7 दिन के बाद इसीलिए नहीं कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि स्नेहन साथ में हो जाता है। मतलब फिर 7 दिन के बाद अग्नि इतनी, स्नेहन से क्या होता है? अग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि प्रदीप्त का मतलब है कि अग्नि धीरे 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 बढ़ना चालू हो जाती है। स्नेहन में अगर आपको याद हो तो स्नेहन उत्तरोत्तर वृद्धि वाले क्रम से देते हैं, ये स्नेहन अध्याय में बताया है। उत्तरोत्तर वृद्धि वाले क्रम मतलब पहले थोड़ा सा देते हैं, फिर वो देखते हैं कितने टाइम में पचा है, फिर उसको क्वांटिटी में और बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं कितने टाइम में पचा है, फिर क्वांटिटी को और बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं कितने टाइम में पचा है। पचने का सबसे बेस्ट लक्षण क्या है? कि स्नेह लेने के बाद रोगी को उस स्नेह, अगर आपने पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत से ओरली स्नेहन दे दिया तो स्नेह के बाद 3 लक्षण आना चालू हो जाते हैं। एक, क्षुधा लगना चालू होती है, जब स्नेह पच जाता है तो क्षुधा लगना चालू हो जाती है। दूसरा, उद्गार शुद्धि आती है। उद्गार शुद्धि मतलब जो भी तिक्त रस वाला, मतलब कड़वा स्नेहन जब आप देते हैं तो जो डकार आती है पानी पीने के बाद, तो वो डकार तिक्त रस युक्त होती है, कड़वी होती है। तो जैसे ही ये कड़वी डकार खत्म हो जाए तो इसका मतलब स्नेह पच गया है, तो दूसरे दिन के लिए वापस अच्छे वाले या बड़े वाले डोज में स्नेहन आप दे सकते हैं। तो उत्तम स्नेह क्या बताया है? उत्तम स्नेह बताया है 24 घंटे में पचने वाला। मध्य स्नेह क्या बताया है? मध्य स्नेह बताया है 12 घंटे में पचने वाला। और हीन स्नेह या कम स्नेह क्या बताया है? 6 घंटे में पचने वाला। और ह्रस्व या अल्प या जिसको हम अच्छ स्नेह बोलते हैं, तो अच्छ स्नेह बताया है 3 घंटे में पचने वाला। तो हम हीन स्नेह से चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे मध्य स्नेह से जाते हैं और धीरे धीरे उत्तम स्नेह से जाते हैं। अब यहाँ घंटे से क्यों बताया है, क्वांटिटी से क्यों नहीं बताया? उसका कारण ये है कि किसी की अग्नि तीक्ष्ण अग्नि होगी, किसी की अग्नि मंद अग्नि होगी। तो जिसकी मंद अग्नि है उसको 90 ml स्नेह जो है वो 12 घंटे पचेगा। किसी की तीक्ष्ण अग्नि स्नेह है तो उसको 90 ml 3 घंटे में पच जाएगा।
तो इसीलिए मात्रा के हिसाब से स्नेह नहीं बताया, स्नेह जो बताया है वो कितने घंटे में पचता है उसके हिसाब से बताया है। अब अगर आपको याद हो तो उन्होंने स्नेहन के लक्षण भी बताए हैं, उत्तम या स्नेहन पूरा होने के लक्षण, जिसमें एक लक्षण उन्होंने बताया है कि सस्नेह वर्चस्वम। सस्नेह वर्चस्वम मतलब जब आप टॉयलेट करते हैं या 2 नंबर संडास में जाते हैं, तो संडास करने के बाद जब पूरा मुख से लेके गुद तक स्नेहन कंप्लीट हो जाता है, स्नेह क्या होता है, स्नेह बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हो जाता है, धीरे 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 एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब हाथ पांव कोष्ठ सर यहाँ सब जगह स्नेह चला जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, दैट मीन्स द एब्जॉर्प्शन हैज बीन कंप्लीट। तब क्या होगा, जो स्नेह दिया जाएगा वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रुक जाएगा और वो मल के साथ बाहर आना चालू हो जाएगा। तो अब मल के साथ बाहर आना चालू हो जाएगा तो हमको कैसे समझेगा? एक है कि जब हम कमोड में टॉयलेट करते हैं तो कमोड में उसके अंश ऊपर पानी के दिखना चालू हो जाते हैं, और उस टाइम पे तो कमोड नहीं होता था। उस टाइम पे वो कहते हैं कि जब आप टॉयलेट के बाद गुद मार्ग को धोते हो तब आपको चिकनाहट महसूस होती है, चिकनाहट महसूस होती है। बाकी आपका शरीर लघु हो जाता है, आपको तृप्ति आ जाती है, आपके शरीर में प्रभा बढ़ जाती है, स्किन ऑयली दिखना चालू हो जाती है। ये सब लक्षण तो हैं ही, लेकिन पेशेंट को अगर आपको देखना है, अगर बहुत पसीने से आ गया तो वैसे ही प्रभा दिखना चालू हो जाती है, क्योंकि चमड़ी के जो रंध्र हैं, होल्स हैं, पोर्स हैं, वो खुल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे बेस्ट अगर आपको जानना है तो सस्नेह वर्चस्वम, आज की तारीख में सस्नेह वर्चस्वम ये सबसे अच्छा लक्षण है स्नेहन का। अब स्नेहन के फायदे जो उन्होंने स्नेहाध्याय में ऑलरेडी बता दिए हैं वो यहाँ उन्होंने रिपीट किए हैं। स्नेहो अनिलम हंति, अनिल मतलब वात, हंति मतलब मार डालता है, तो शरीर में वात को मार डालता है। अब शरीर में वात को मार डालता है मतलब क्या? शरीर में वात हमको दिखने वाला कहाँ है? शरीर में वात हमको दिखने वाला है अधोवात या फार्टिंग। तो अधोवात के चक्कर में हमको वात दिखता है, तो अनिलम हंति मतलब अधोवात कम हो जाता है या वात सब निकल जाता है। मृदु करोति देहम, देह में मार्दव आ जाता है, सॉफ्टनेस आ जाता है। सॉफ्टनेस डव का एडवर्टाइज, मम्मी कितना सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, ठीक है। तो मृदु करोति देहम मतलब देह में मृदुता आ जाती है। मलानाम विनिहंति संगम मतलब विनिहंति संग, मल संग मतलब कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। तो उन्होंने 3 चीजें बताई हैं, एक तो अधोवात पूरी तरह से पास होके पेट हल्का लगने लगता है, दूसरा देह में मृदुता आ जाती है, और तीसरा कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। अब स्वेदन के फायदे, स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयति द्रवत्वम, मतलब स्निग्ध होने की वजह से सूक्ष्म अयन मतलब स्रोतस, अयन मतलब मार्ग, तो सूक्ष्म मार्ग मतलब स्रोतस में लीनम दोषम, अयनेषु लीनम दोषम स्वेदस्तु नयति द्रवत्वम। अयनेषु लीनम दोषम मतलब जो मार्ग में लीन दोष है। अब ध्यान रखने की यह जरूरत है कि मार्ग में लीन दोष कौन से हैं? सबसे पहले कफ, फिर पित्त, और इन दोनों के अवरोध के वजह से वात है, लेकिन वात लीन नहीं होता, वात अवरुद्ध हो जाता है। तो स्वेदन की वजह से जैसे ही ये कफ और पित्त जो सब्सटैंशिएटिव दोष हैं, मतलब फिजिकल दोष है, फिजिकल दोष है, वो वात इज अ फोर्सिबल दोष, फोर्स वाला दोष है। वात इज नॉट अ सब्सटेंस, इट इज अ फोर्स, वेयर पित्त और कफ आर सब्सटेंसेस। फिर ये अलग बात है कि पित्त में अलग अलग एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंसुलिन इज पित्त या पैनक्रियाटिक जूस इज पित्त, बट दे आर सब्सटेंसेस। तो ये सब्सटेंसेस जो चिपक के बैठे हैं अयन में, स्रोतस में,
वो द्रव स्वेद के वजह से नयति द्रवत्वम मतलब द्रव हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। दैट इज व्हाट इवन हैपेंस, राइट। हमको नाक में जब कफ लीन होके बैठ जाता है, नाक चोकअप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? स्टीम लेते हैं, स्वेदन करते हैं। जब स्वेद नहीं निकल रहा हो ज्वर में, तो हम क्या करते हैं? स्वेदन करते हैं, ताकि वो स्वेद जो है कफ और पित्त में, जो पित्त और कफ का ये होता है, तो वो निकल जाए, पोर्स खुल जाए। तो स्वेदन के वजह से नयति द्रवत्व मतलब वो लिक्विड हो जाते हैं। तो स्नेहन और स्वेदन हमने कर लिया। अब हम आज की तारीख में स्नेहन और स्वेदन जो करते हैं वो साइड बाय साइड करते हैं। मतलब पेशेंट को स्नेह सुबह सुबह लेने को बोल देते हैं, फिर जब हमारा क्लिनिक खुलता है या फिर जब हमारे हॉस्पिटल में मसाज वाले आ जाते हैं, तो हम उनको बुला के मसाज देना, स्वेदन और स्नेहन, लोकल स्नेहन और स्वेदन, ये हम बाद में देते हैं। लेकिन आइडियली कैसे देना चाहिए? स्नेहन उसके 3 से 5 दिन के पश्चात स्वेदन। स्वेदन और स्नेहन एक साथ देने का विधान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली बिकॉज वी आर गेटिंग नियरली द सेम चीज, तो हम स्नेहन और स्वेदन उसी समय या उसी दिन कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोषोत्क्लेशन, दोषोत्क्लेशन का मतलब क्या है? दोषोत्क्लेशन का मतलब है कि जब हम वमन और विरेचन देंगे उसके पहले दोष बढ़े हुए होने चाहिए। अब जैसे आपने एक गुब्बारे का एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें आपने ऊपर नली लगा दी, नली के अंदर पानी भर दिया और नली के दूसरे छोर पे गुब्बारा लगा दिया, तो वो गुब्बारा जो है वो पानी से भर जाता है। फिर जब आप गुब्बारे को नीचे से दबाते हो, तो नली के ऊपर से, मतलब वो ट्यूब के ऊपर से पानी आना चालू हो जाता है। जब आप गुब्बारे को बहुत जोर से दबाते हो तो सब पानी आ जाता है। लेकिन अगर गुब्बारे में पानी कम हो, गुब्बारे में पानी कम हो, तो आपको धीरे से दबाएंगे या मध्य बल से दबाएंगे तो पानी नहीं आता, पानी ट्यूब में भर जाता है, बाहर नहीं आता ट्यूब के। इसका कारण यह है कि ट्यूब की अपनी भी कुछ वॉल्यूम है, ट्यूब का खुद का वॉल्यूम है। तो इसीलिए गुब्बारे में पानी ज्यादा भरना जरूरी है, ताकि वो ट्यूब के ऊपर से बाहर आ जाए। यही प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया जाता है आपके वमन और विरेचन के पहले, कि दोष का उत्क्लेशन होना चाहिए। शरीर से जो दोष आए हैं आमाशय में या पक्वाशय में या पित्ताशय में, उन दोषों के साथ उस दिन नॉर्मल दोषों का उत्क्लेश होना चाहिए, तभी उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और तभी वो सही प्रमाण में निकल सकते हैं, सही प्रमाण में निकल सकते हैं। ठीक है, तो उत्क्लेशन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो वमन के लिए अलग तरह से उत्क्लेशन बताया है और विरेचन के लिए अलग तरह से उत्क्लेशन बताया है। वमन के लिए जो उत्क्लेशन बताया है वो कफोत्क्लेशक, कफ को बढ़ाने वाले पदार्थ खाने को बोला है। ग्राम्य, औदका, आनूप, रसई। ग्राम्य मैंने क्लास में बता दिया था, ग्राम्य मतलब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। औदक मतलब पानी वाले जंतु। अनूप मतलब फॉरेस्टेड एरिया में, जहां पर मार्शी लैंड है, वहां पर रहने वाले जीव, इनका मांस, समांसई, मांस उत्क्लेशनीय पयसा च वम्या। या फिर अगर वेजिटेरियन हो तो पयस, पयस मतलब दूध। तो इन तीनों का, और या फिर पयस का मतलब दूध का सेवन वमन से पहले करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कफ को बढ़ाने वाले हैं, ये सब कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो ग्राम्योदका अनुपरसा समाउसे उत्क्लेशनीय पयसा च वम्या। विरेचन में रसस तथा जांगलजय सयुषय। जांगलज, ऊपर क्या लिखा है? ग्राम्य, औदक और आनूप,
यहाँ पर कौन सा है, जांगल रस। जांगल रस क्या करता है, कफ को बढ़ने नहीं देता। सो 54 पार्टिसिपेंट्स, चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। एक मिनट, चैट बॉक्स में मैंने लिंक नहीं डाला, क्यों, चैट प्राइवेटली नहीं, ऑल पार्टिसिपेंट्स, एवरीवन इन द मीटिंग, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। तो दोषोत्क्लेशन के लिए विरेचन में जांगल माउसरस का प्रयोग होता है। जांगल माउसरस का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि जांगल माउसरस ये कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता, तो कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता, इसीलिए जांगल माउसरस का प्रयोग विरेचन में होता है और ग्राम्य, आनु और औदक माउसरस का वमन में होता है। आज की तारीख में हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे विरेचन में अगर वेजिटेरियन है तो यूश अलग अलग प्रकार के दाल या खिचड़ी, दाल खिचड़ी आप दे सकते हो लिक्विड करा के, लेकिन वो स्निग्ध होनी चाहिए, कफ अवृद्धिकर होनी चाहिए, कफा अवृद्धि करे विरेच। कारण ये है कि अगर कफ ज्यादा प्रकोप हो जाए तो वमन हो जाएगा, पित्त ज्यादा प्रकोप हो जाए तो विरेचन हो जाएगा। तो अगर हमको विरेचन देना है और अगर हम ग्राम्य, आनुप और औदक मांसरस दे दें तो उस खाने से कफ ज्यादा प्रकोपित हो जाएगा और विरेचन की दवा से भी वमन हो जाएगा। वैसे ये प्रैक्टिकली उतना नहीं दिखता जितना ऑब्स्ट्रक्शन या पेरिस्टाल्सिस कम होने वाली व्याधियों में दिखता है। अगर किसी का पेरिस्टाल्सिस कम है तो उसमें विरेचन वाली दवा से भी वमन हो सकता है। उसका कारण ये है कि कफ बढ़ा हुआ है, शोधन की दवाई दी गई तो जो नियरेस्ट मार्ग है उससे वमन हो जाता है। एक और चीज ध्यान रखने की ये है कि वमन जो है वो दवाई लेने के 1.5 से 3 घंटे के अंदर होता है, वेरेज विरेचन जो है वो दवाई लेने के 5 से 7 घंटे के अंदर होता है। उसका रीजन ये है कि वमन की दवाई जो है, ये ध्यान रखिए, वमन की दवाई को अग्नि के पाचन की अपेक्षा नहीं होती, वेरेज विरेचन की दवाई को अग्नि के पाचन की अपेक्षा होती है। अनलेस एंड अनटिल विरेचन की दवाई पच जाए तब तक विरेचन नहीं होता, लेकिन वमन की दवाई को पचने की अपेक्षा नहीं होती। वमन की दवाई आपने ले ली और 1 से 3, 1.5, 2, 3 घंटे के अंदर अंदर वमन चालू हो जाता है, लेकिन विरेचन में ऐसा नहीं होता। विरेचन की दवाई जो है वो पहले पचती है, क्योंकि उसको पित्ताशय में जाना है, पित्त के एरिया में जाना है, तो पच के जाती है और पचने के बाद विरेचन करवाती है। इसको आप मॉडर्न से अगर कोरिलेट करोगे तो सिंपल है, एब्जॉर्प्शन जो है वो मुख से चालू हो जाता है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, however majority of the digestion takes place in the duodenum and the small intestine, but absorption is already started in the mouth, in the stomach। तो जो वमन की दवाई है उसमें जो कंटेंट है, केमिकल कंटेंट, वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और वमन इंड्यूस कर देता है। लेकिन विरेचन की जो दवाई है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डाइजेस्ट होना पड़ता है, तभी वो विरेचन इंड्यूस कर सकता है। तो वमन में माउसरस, विरेचन में माउसरस, लेकिन वमन में ग्राम्य, औदक और आनुप माउसरस और विरेचन में जांगल माउसरस। अगर वमन वेजिटेरियन में करवाना है तो पय, ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि वेजिटेरियन में करवाना है, ये प्रैक्टिकल है। तो पय मतलब दूध और विरेचन में यूश मतलब खिचड़ी या दाल। आज की तारीख में हम वमन के लिए क्या क्या दे सकते हैं, ये मीटिंग खत्म हो जाएगा तो वापस से लॉगिन मत करना। आज की तारीख में हम वमन के लिए दे सकते हैं उड़द के पदार्थ, जैसे इडली है, सांभर है, और विरेचन के लिए क्या दे सकते हैं, पानी पूरी है, मतलब जो चीजें पचने की अपेक्षा है और जो पित्त को बढ़ाने वाली है वो चीजें। तो
व्हाट आई विल डू इस दोषोत्क्लेशन पे मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ और आपसे मिलेंगे बाद में। अब से सेमिनार्स नहीं होंगे, सेमिनार्स नहीं होंगे, ओके, पोर्शन खत्म होने के बाद होंगे। बाय बाय, हैप्पी लॉकडाउन।